नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं हरियाणा हिमाचल का नंबर 1 चैनल खबरें अभी तक। आज हमारे साथ हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, जिनसे हम देश, विदेश और प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। चौटाला साहब, स्वागत है आपका। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात आपसे जानना चाहेंगे। एक तरफ चीन का एलएसी पर जिस तरीके से हमारे जवानों के साथ जो झड़प की है, और दूसरी तरफ चीनी वायरस जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को आज परेशान कर दिया है, उनकी जो ज़िंदगी है उसको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सभी को मास्क लगाने पड़ रहे हैं और सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चिंतित है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग। क्या कहना चाहेंगे इसको देख? चीन ने केवल झड़प ही नहीं की है, हमारे 20 जवान उन्होंने मार दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है। इससे बड़ा सरकार की नाअहलियत का सबूत और क्या होगा कि सरकार देश की सीमा की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ है। बयान तो बहुत लंबे चौड़े देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हमारे जवानों की मृत्यु के अलावा कुछ और होता ही नहीं। दूसरी तरफ जो चीनी वायरस है, जिसे कोरोना वायरस कहा जा रहा है, कोविड-19 कहा जा रहा है, वो भी ये कहा जा रहा है चाइना के वुहान की ही देन है। और उसको लेकर के क्या आपको लगता है सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है केंद्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर? हमारे स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। अच्छे संपन्न देश जो हैं वो सारे के सारे आज कोरोना वायरस के शिकार हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी तक इस कोरोना के इलाज के लिए कोई दवाई तक भी तय नहीं कर पाए। लोग ही अपने बचाव की बात करके बचे हुए हैं, सरकार की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं मिल रही। आप प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री भी रहे, विदेश का दौरा भी आपने किया है। कातिक की बीमारी जिसको कहा जाता है, वो उस समय के बारे में भी आपने बताया कि किस तरीके के हालात थे। आज सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे इन हालातों में जो कोरोना की वजह से बने हुए हैं? सरकार की जिम्मेवारी है कि इस बीमारी का मुकम्मल खात्मा कैसे हो, उसका कैसे इलाज किया जाए, उसके लिए अच्छे वैज्ञानिकों से परामर्श करके इसकी दवा तैयार करनी चाहिए। केवल मात्र लोगों को सुझाव देने से ये मसला हल नहीं होगा। लोग तो अपने बचाव के लिए कर ही रहे हैं, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं। सरकार के इसके अलावा राजनीतिक तौर पर कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? इससे पहले मनोहर सरकार जो है सत्ता में रही 5 साल, उसके बाद अब गठबंधन की सरकार है। किस तरीके से इस पूरे कार्यकाल को अभी तक आप देखते हैं? अभी सरकार के मुतल्लिक मुझे बताने की आवश्यकता है, आपको नहीं पता सारा, आपको तो सारे हालात का ज्ञान है। सरकार हो तो उसका कोई जिक्र करे। ये तो सरकार नहीं है, लुटेरों का एक गिरोह है जो सरकार की आड़ लेकर के और अब कोरोना की आड़ लेकर के देश के लोगों को लूटने पर लगे हुए हैं। दुर्भाग्य देश का ये है कि ऐसे लोगों को फिर से अवसर मिल गया। आप भी सत्ता में रहे, उस वक्त प्रदेश की स्थिति क्या थी कर्ज को लेकर के, और आज की जो स्थिति है उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या कारण है कि प्रदेश जो है वो इतने बड़े कर्ज के अंदर जाते हुए नजर आ रहा है? आपका क्या नजरिया है इसमें?
हमारी सरकार की सोच केवल मात्र एक थी कि देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान की जाए, देश का आर्थिक विकास हो, और हमने किसी हद तक उसमें सफलता प्राप्त की थी। और ये सबूत है आपके सामने कि हमारी जब सरकार गई थी उस वक्त लगभग 3700 करोड़ की धनराशि सरकार के खजाने में थी, और आज कई लाख करोड़ की कर्जदार है मौजूदा सरकार, कई लाख करोड़। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है इनके पास। कोरोना की आड़ लेकर के भी लोगों को लूटने पर लगे हुए हैं। इवन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी 5 रुपए माहवार वसूल कर रहे हैं। बेरोजगारी का जो हालात बन रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे, और जो दावा सरकार का है बिना पर्ची खर्ची के रोजगार दिया और उसी के बूते वो सत्ता में है, ईमानदारी है, इसको लेकर क्या? हमारे आम मिसाल है कि मारने के तो सींग पकड़ लें, झुट्टे का क्या करें। अब प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत है क्या? 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है आज हरियाणा सरकार के साथ। सरकार बताए तो सही ये कर्जा किस बात का है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है इनके पास, हर महीने कर्ज लेते हैं, तो पैसा गया कहाँ? घोटाले हो रहे हैं, जैसे शराब का घोटाला है, उस पर रोक लगाने की बजाय उसको छूट मिली हुई और ज़्यादा लूट रहे हैं। जिस तरीके से बेरोजगारी की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है, प्रदेश देश में इस प्रकार का संकट जो है वो बन रहा है कोरोना की वजह से भी, ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? आपको ये प्रश्न मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं। हमारी सरकार के वक्त में जितने कारखाने लगे हुए थे वो सारे बंद होकर के दूसरे देशों में वापस चले गए। इससे बड़ा बेरोजगारी का सबूत क्या होगा? फरीदाबाद की जेसीबी कंपनी में भी इस तरीके से लोगों को अभी निकाला गया है हाल ही में, वहां भी प्रदर्शन चल रहे हैं इसको लेकर। आप ये देख लो ना, गुड़गांव ही देख लो, दूर क्यों जाओ। हमने गुड़गांव का विकास करने के लिए विश्व के 70 के अच्छे कारखानेदारों को अवसर दिया था, सारे बंद हो गए, सब चले गए। कोरोना की वजह से नहीं, उससे पहले ही चले गए थे। लेकिन बड़ी मदर यूनिटों का भी ये हाल है, जेसीबी का भी कहा आपने, भी गुड़गांव के कई एग्जाम्पल दिए, उनके अगर यह हालात हैं, स्कॉट्स कंपनी है वहाँ भी इस तरीके की स्थिति बन रही है, सैलरी को लेकर के लोगों में चिंताएं जो है वो बन रही हैं। अभी कोरोना के जो इफेक्ट हैं वो अब आगे आगे आने शुरू हो रहे हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अब हर आदमी परेशान है, मैंने बताया था अभी, सरकार की गलत नीतियों की वजह से परेशान। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि लोगों की मूलभूत जरूरियात को पूरा करे, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। और जो सरकार ये सब कुछ करने में सक्षम ना हो तो उसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं है, उसे सत्ता छोड़ देनी चाहिए। आपने तमाम मोर्चों पर सरकार को विफल जी और सरकार अगर सत्ता छोड़ने के लिए तैयार ना हो तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में हर नागरिक की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से इस प्रकार की सरकार का पतन करे। तमाम मोर्चों पर आप सरकार को विफल बता रहे हैं, गठबंधन सरकार का भविष्य कैसे देखते हैं आप? क्या ये पूरा कार्यकाल कर पाएगी, जिसमें निर्दलीय भी साथी हैं, दूसरी पार्टी भी है? इसके लिए तो आपको ज़्यादा लंबा इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। बड़ौदा का उपचुनाव इस बात को साबित कर देगा। बड़ौदा का उपचुनाव तो इनको कराना ही पड़ेगा, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में। मुख्यमंत्री को भी चुनाव लड़ने की बात कही है आपने, उपचुनाव बड़ौदा से। नहीं तो सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री की होती है।
अपनी सरकार को अच्छी प्रगतिशील सरकार प्रमाणित करने के लिए उनको ये सीट जीतना जरूरी है। और सीट जीतने के लिए सबसे बड़ी तोप तो मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री को लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी लोकप्रियता को साबित करने के लिए, अपनी पार्टी को प्रगतिशील पार्टी प्रमाणित करने के लिए पहले ऑलरेडी जो एमएलए था उसको भी तो जींद के उपचुनाव में चुनाव लड़ाया था। ये बात अलग है कि वो वहाँ भी नहीं जीत पाया। तो मुख्यमंत्री को, मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री को स्वयं मैदान में आना चाहिए ताकि उन्हें आटे दाल के भाव का पता लग जाए। कांग्रेस का आपको क्या लगता है, क्या पूरे तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा रही है प्रदेश के अंदर जिस तरीके का होना चाहिए? तमाम मुद्दे उठने चाहिए। कई घोटाला का जिक्र आपने भी किया, कांग्रेस भी करती रहती है। अब यही प्रश्न पलट के मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी निगाह में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है? मेरी बात का भी तो जवाब दें। आपका नजरिया इसको लेकर के ज्यादा जरूरी प्रदेश के लिए? तो ऐसा है ही, लेकिन यही बात मैं आपसे पूछूं। आप समूचा विपक्ष मिल करके चल रहा है, आपके साथ वो मिल करके चल रहे हैं। फिर वही बात, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए, वो कांग्रेस निभा नहीं पा रही है। चौटाला साहब, जब इंडियन नेशनल लोकदल की हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल कार्डर बेस्ड पार्टी है। सबसे मजबूत कार्यकर्ता प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का है। सत्ताधारी पार्टी का भी ये प्रयास रहा कि सबसे ज़्यादा जो मजबूत लोग हैं उन्हें अपने साथ इनेलो के जोड़ा जाए। हमने देखा कि पिछले दिनों में जो भी चुनाव रहा, जो भी सिनेरियो बना, उसके अंदर एक ये प्रचार होते हुए नजर आया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब हाशिए पर चली गई है। एक विधायक जो है इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जो ज्वाइनिंग हुई है, चाहे वो नरेश शर्मा की बात करें या बसपा के जो तमाम प्रदेश इकाई आपके साथ जुड़ी है, जो आब फिजा बनी हुई है फिलहाल, और उसमें कुछ लोग आपके साथ वापस जुड़ रहे हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? इसके बाद भी मुझे कुछ बताने की, सबूत देने की आवश्यकता है कि जो लोग किसी कारणवश बहकाव में आके, गुमराह होके, स्वार्थ के वशीभूत अगर हमारी पार्टी को छोड़ के चले गए थे, वही लोग दोबारा इस कोशिश में है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में दोबारा शामिल हुआ जाए। इससे साफ जाहिर है कि लोगों ने मौजूदा सरकार से जो उम्मीदें बांधी थी उस पर सरकार पूरी नहीं उतर पाई। चौटाला साहब, लेकिन आप एक बात और कहते थे कि गद्दारों के लिए या फिर जो स्वार्थी लोग हैं उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, जो छोड़ जाएगा उसको वापस पार्टी में नहीं लिया जाएगा। और आपके जो भी शब्द होते हैं उनकी एक महत्वपूर्ण उनको माना जाता है प्रदेश में कार्यकर्ताओं के तौर पर, राजनीतिक तौर पर। अगर कोई रास्ता भटक गया हो, गुमराह हो गया हो, बहका लिया गया हो और वो ये महसूस करता हो कि तुझसे भूल हुई है, तो अपनी भूल को सुधारने के लिए अगर वो अवसर मांगते हो तो उनको अवसर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये बात हम बाद में देखेंगे कि उनकी सोच में कुछ तब्दीली आई कि नहीं आई। अगर वो प्रायश्चित करते हैं, वो महसूस करते हैं कि तुमसे गलती हुई, तो उससे अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं, तो उनका हम स्वागत करेंगे। चौटाला साहब, आपकी उम्र 85 पार हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से, हालांकि आपने जेल में भी इसको लेकर के अपनी जो एप्लीकेशन है वो लगाई है, कोर्ट में भी याचिका है, सरकार पर भी आप लगातार इस बात को लेकर के अपनी जो एप्लीकेशन है वो भेज रहे हैं, लेकिन आपको रिहा नहीं किया जा रहा है। क्या मानते हैं इसको देखते हुए, उम्र को देखते हुए भी और फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए भी सरकार का जो ये रवैया है ये सख्त बना हुआ है? सरकार के गलत रवैये के खिलाफ भारतीय संविधान के मुताबिक कोर्ट में जाना चाहिए
और उसके मुताबिक मैं कोर्ट में गया हुआ हूँ। और आपको पता ही है कि कोर्ट ने प्रादेशिक सरकार को निर्देश दिया है कि इस कैदी को रिलीज किया जाए, अन्यथा हम करेंगे। आपको क्या लगता है कि इन तमाम जो भी आपका क्राइटेरिया रिहाई को लेकर के बनता है, उम्र को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, उन तमाम चीज़ों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? क्या कोई राजनीतिक द्वेष इसको लेकर के मानते हैं? ये सवाल भी आप मुझसे पूछोगे तो आप मुझसे यही बताओ कि मुझे सजा किस लिए दी थी इन्होंने। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार की जिम्मेवारी होती है और सरकार की तरफ से अलग अलग कमीशन मुकर होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट की कमीशन है, विभागों की कमीशन है। तो वो सरकारी कामकाज को चलाने के लिए कमीशनों के माध्यम से बच्चों को नौकरियां देते हैं। तो जिन बच्चों को हमारी सरकार के वक्त में नौकरी मिली थी, हालांकि चीफ मिनिस्टर का तो दखल ही नहीं होता उसमें, तो कमीशन जो होता है वही छुटता है नौकरी। लेकिन जिन बच्चों को हमारी सरकार के वक्त में नौकरी मिली थी उनकी तो प्रमोशन होगी। उसी सरकार ने प्रमोशन कर दी जिस सरकार ने मुझे सजा दिलाई थी। इसका क्या जवाब दिया जाए? चौटाला साहब, आप बिल्कुल आश्वस्त हैं और आपने इसको लेकर के कोर्ट में भी याचिका दी हुई है। अगर आपको रिलीफ मिलता है, आप रिहा होते हैं, तो आकर के सबसे पहले कौन से ऐसे कार्य होंगे राजनीतिक तौर पर जिन्हें आप करने जा रहे हैं जैसे ही आपको कोर्ट से रिलीफ मिलता है? हमारी केवल मात्र एक सोच है कि हम इस पार्टी के बानी मुबानी, इस पार्टी के जन्मदाता कहिए, इस पार्टी रूपी पौधे को लगाने वाले स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। हम उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए प्रदेश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हमारे साथ थे, बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया। सरकार को कई मोर्चों पर विफल ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से बताया गया है। साथ ही कोरोना के हालात में किस तरीके से सरकार इन हालातों पर काबू पा सकती है, इसको लेकर के भी सुझाव दिए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।